हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरिहंत एडुटेक। माई सेल्फ श्वेता संगम। और आज हम प्रीएम्बल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्रीएम्बल एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम में, हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का लेक्चर हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रस्तावना के सारे सवाल एक वीडियो में ख़त्म, यानी 35 MCQs है। और इस MCQs को इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है कि जिसमें आप ये क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व होगा, आपका प्रस्तावना जो कि प्रीएम्बल जिसे हम कहते हैं, उस टॉपिक को आप इजीली क्लियर आउट कर सकते हो। बहुत ही इजीली आप क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चंस बना सकते हो। तो चलिए, हम आज का लेक्चर टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और कोई भी इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें और उसको मैं सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करूँगी। और अगर हमारा लेक्चर पसंद आए आपको तो हमारे अरिहंत एडुटेक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रस्तावना। टॉपिक क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हमें फर्स्टली माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि प्रस्तावना होता क्या है, प्रस्तावना किसे कहते हैं, मीन्स प्रीएम्बल किसे कहते हैं। तो हम ये बता दें कि प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीफेस मतलब कोई भी बुक का पहला, जो हम जब बुक लेते हैं उसका पहला जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें लिखा होता है कि क्या क्या चीज़ें उस बुक में दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वही है प्रस्तावना। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या फिर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ओवरऑल ओवरव्यू दिया गया है, उसे हम कहते हैं प्रस्तावना, यानी प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है क्या नहीं है, तो वो क्या होगा? प्रस्तावना उसे कहते हैं। और सबसे पहले एक तो आपने ये जान लिया प्रस्तावना किसे कहते हैं। सेकंड थिंग आपको जानना होगा कि प्रस्तावना हमारे वर्ल्ड में आपको सबसे पहले प्रीएम्बल को किसने लिखा था? तो वो है यूनाइटेड स्टेट ने उसे लिखा था। और हमने प्रीएम्बल को कहाँ से लिया है? यूनाइटेड नेशन चार्टर से। इसके बाद प्रीएम्बल को एडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशन ने, और यूनाइटेड नेशन चार्टर से हमने प्रीएम्बल को लिया है। ये क्लियर हो गया। ये क्लियर के साथ साथ हम आगे का क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं। चलिए, ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच नेम और नेम्स इज आवर कंट्री मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में हमारे देश का उल्लेख किस नाम से किया गया है? फर्स्ट इज भारत और इंडिया, सेकेंड इज भारत ओनली, थर्ड इज हिंदुस्तान एंड इंडिया, यानी हिंदुस्तान और भारत, डी इज भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। तो इस क्वेश्चन को जानने के लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज रिसेंटली अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि इंडिया का नाम भारत क्यों रखा जाए। क्यों हो रहा था? क्योंकि G20 मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत शब्द को उल्लेख किया था, रिप्रेजेंट किया था इन G20 मीटिंग। ओके, G20 का जो मीटिंग हुआ था उसमें प्रधानमंत्री जी ने भारत लिखा था, रिप्रेजेंट किया था भारत। तो सबका था कि हम इंडिया को भारत क्यों ले, हमारा नाम इंडिया का नाम भारत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट करता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। क्या बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा? इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है इंडिया शैल बी भारत, इंडिया शैल बी भारत, मतलब इंडिया को हम भारत भी कह सकते हैं। हमारे आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या बोला? भारत और इंडिया। ठीक है, ये तो बोला है क्योंकि इंडिया शैल बी भारत। ठीक है, ऑप्शन बी केवल भारत। अगर केवल भारत होगा तो हमारा कंट्री का नाम अभी इंडिया नहीं होता। सो बी इज द रॉन्ग आंसर। सी हिंदुस्तान एंड इंडिया, अगर हिंदुस्तान और भारत होता तो आर्टिकल 1 में नहीं बोला जाता इंडिया शैल बी भारत। और अभी जब प्रधानमंत्री जी ने भारत लिखा है तो उस चीज़ को लेकर के डिबेट्स नहीं होते। और हिंदुस्तान एंड इंडिया, तो हिंदुस्तान का जिक्र
कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया है, तो डी तो होगा नहीं। ओके, अब आता है भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। डी ऑप्शन में क्या है, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। तो मैंने बोला हिंदुस्तान का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, सो डी भी गलत होगा। तो उस टेक्निकली उस हिसाब से आर्टिकल इंडिया शैल बी भारत, उस हिसाब से ए इज द राइट ऑप्शन, भारत एंड इंडिया। इंडिया भी है और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है इंडिया को हम भारत भी कह सकते हैं, उस हिसाब से ए जो है सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है प्रस्तावना के संदर्भ में भारतीय संविधान कौन सा है, निम्नलिखित कर्म सही करे। ओके, यानी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर करेक्ट। ऑप्शन ए रिपब्लिक, पीपल्स, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, यूनिवर्सल, सोवरेन। ऑप्शन बी सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, रिपब्लिक। ऑप्शन सी सोवरेन, सोशलिस्ट, पीपल, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक। ऑप्शन डी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। प्रीएम्बल को समझने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 4 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रीएम्बल को हमारे संविधान को कहाँ से पावर मिलता है। सो द पीपल ऑफ इंडिया। तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, हमारा नेचर इंडियन स्टेट का कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो सॉवरेन होना चाहिए। सॉवरेन होना चाहिए इन द सेंस आज़ाद होने चाहिए, हम किसी के अधीन नहीं होने चाहिए। लाइक इन ब्रिटिशर पीरियड हम किसी के अंडर में थे। किसके अंडर में थे? ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। अभी हम सॉवरेन हैं, हम आज़ाद हैं, तो हम किसी का, ऑब्वियसली हम इंडिया पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, यूनाइटेड नेशन, बट वी टेक सजेशन, हम सजेशन लेते, बट हम किसी का ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमें मानना ही पड़ेगा। हम किसी के नीचे नहीं हैं, वी आर स्वतंत्र, हम स्वतंत्र है, हम आज़ाद है कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो इंडिया सॉवरेन है। अगर इंडिया सॉवरेन है तो उसका कोई जात भी होगा कि लाइक कोई धर्म भी होगा। हम अगर स्वतंत्र देश में रह रहे तो उसका भी कोई धर्म होगा। तो धर्म कौन सा होगा? तो होगा सेकुलर। सेकुलर, आप समझ रहे हो कि ये सीरियल नंबर में क्यों है? क्योंकि हम आज़ाद हो गए, तो आज़ाद होकर हम कहाँ रहेंगे? हमारा कोई धर्म होगा, धर्म सेकुलर। आफ्टर दैट रिपब्लिक। रिपब्लिक गणराज्य है हमारा, गणराज्य है हमारा, हेड ऑफ द स्टेट तो होगा ना, गणराज्य होगा। आफ्टर दैट सोशलिस्ट होंगे हम, सोशलिस्ट होंगे, समाज होगा हमारा, और डेमोक्रेटिक नेशन होगा हमारा। सो ये हमारा नेचर ऑफ द स्टेट होना चाहिए। ऑप्शन 3, ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारे संविधान का? हमारा संविधान का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे? लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, आगे आपको क्वेश्चंस आएंगे, मैं उसमें समझा दूंगी। तो ऑब्जेक्टिव्स एंड द लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कौन कौन सा अमेंडमेंट्स हुआ, ये 4 चीज़ें, एडॉप्शन, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीएम्बल में। तो इस क्वेश्चन को आप नेचर ऑफ द स्टेट याद रखोगे तो आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे ईजी होगा? आपको ये तो मैंने बता दिया कि नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? सॉवरेन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सॉवरेन तो है, ओके। सोशलिस्ट होना चाहिए है, रिपब्लिक होना चाहिए है, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यूनिवर्सल मैंने बोला नहीं, तो ये तो एक गलत हो जाएगा, ओके। सी में आते हैं, सॉवरेन है, ओके, सोशलिस्ट है, ओके, डेमोक्रेटिक है, ओके, सो पीपल्स है, पीपल्स डेमोक्रेटिक है, नहीं, तो ये सी तो गलत हो जाएगा। अब आते हैं बी एंड सी में। आप बोलोगे मैम ऑप्शन तो आपने सही बोला, यहाँ पे भी सॉवरेन है, यहाँ पे भी सॉवरेन है, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेकुलर, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, करेक्ट। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है आप ये देखिए, सीक्वेंस इज करेक्ट, यानी निम्नलिखित कर्म सही होने चाहिए, कर्म, यानी जो सीक्वेंस है हमारा सही होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बोला कि हम एक आज़ाद देश में रह रहे हैं, आज़ाद देश में रहने के बाद हमारा कुछ समाज तो होगा ना, तो हमारा समाज है,
उस लॉजिक से आप देखिए सीक्वेंस आप कैसे करेक्ट कर सकते हो। संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि ये चीजें हैं, लेकिन आपको पता कैसे होगा कि कौन सी चीजें सीक्वेंस होंगे? तो आप इस लॉजिक से इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। लाइक सॉवरेन है, हम आजाद है, आजाद अगर हम हैं तो हम एक समाज में रहेंगे ना, समाज में सबको लेकर के रहेंगे। तो सोशलिस्ट, अगर हम समाज में रह रहे तो सबके अलग अलग धर्म होंगे। सेकुलर, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद अगर सब समाज में रह रहे हैं, सबके धर्म अलग अलग, तो कोई कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर होगा। उसके लिए हमें डेमोक्रेटिक वे में हमें लोकतांत्रिक वे में हमें डेमोक्रेशन इलेक्शन होंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक है तो हमारा हेड ऑफ द स्टेट भी होगा, तो क्या होगा? रिपब्लिक। तो डी इज द राइट ऑप्शन। यानी हमें इस सीक्वेंस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान से और अच्छे से समझ के क्वेश्चंस को दिखाना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूजन हो सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, मैं सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 26/1/1950 को संविधान लागू होने पर भारतीय गणराज्य की सटीक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ओके, ऑप्शन ए लोकतांत्रिक गणराज्य, अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एज यूजुअल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो देखिए, ये चीज़ें संविधान में तो थी। नेचर ऑफ द स्टेट तो ऐसा है, प्रेजेंटली अभी हमारा नेचर ऑफ द स्टेट ऐसा है। क्या पहले यही चीज़ें ऐड ऑन थी हमारे संविधान में, प्रियम्बल में था? तो नहीं था। 3 न्यू वर्ड्स आर एडेड। विच वन? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इंटीग्रिटी। लाइक इंटीग्रिटी, 3 चीज़ें जुड़ी हुई थी। तो ये 3 चीज़ें कब आई? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में 3 चीज़ें जोड़ी गई। और अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 26/1/1950 में हमारा संविधान में क्या क्या चीज़ें थी। तो कौन कौन सी चीज़ें एड ऑन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में की गई है? सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिर्फ ये तो नहीं था। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक, सेकुलर तो मैंने आपको बता दिया कि ये नहीं होगा, तो सी तो गलत होगा, ए भी गलत होगा। ऑप्शन डी में क्या लिखा है? सब है, सोशलिस्ट, सेकुलर। तो ये चीज़ें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में थी, तो नहीं होगा। तो आंसर सही कौन सा होगा? आंसर सही होगा बी, असंप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये पहले से थे और 3 चीज़ें बाद में ऐड की गई, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। Which of the following describe India as a secular state? निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की प्रस्तावना, 9th शेड्यूल यानी 9वीं अनुसूची, और ऑप्शन डी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी निर्देश सिद्धांत। ओके, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है। सेकुलरिज्म को मैंने क्या बोला आपको कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या चीज़ें ऐड की गई थी? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो सेकुलरिज्म के बारे में कौन दर्शा रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सेकुलरिज्म के बारे में डिस्क्राइब कौन कर रहा है? तो फंडामेंटल राइट्स में एग्जैक्टली सेकुलर, जब आप आगे का टॉपिक मेरे साथ पढ़ोगे तो इसके लिए पढ़ने से पहले क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे अरिहंत एजुटेक चैनल को। आगे आप देखोगे जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी आपको फंडामेंटल राइट, सेकुलरिज्म का जिक्र यहाँ पे पर्टिकुलरली सेकुलरिज्म के बारे में नहीं बोला गया। फंडामेंटल राइट्स में
9th शेड्यूल में भी नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी नहीं है, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में कहाँ पे बोला गया? प्रीएम्बल में बोला गया है। तो राइट ऑप्शन इज बी, प्रीएम्बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज नॉट बीन रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? और संप्रभु यानी सॉवरेन, बी सोशलिस्ट यानी समाजवादी, डेमोक्रेटिक, सी लोकतांत्रिक, इंडियंस, डी भारतीय। कौन सा नहीं लिखा गया? तो सॉवरेन तो लिखा गया है। आपने देखा कि नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट में कैसा होना चाहिए? तो आज़ाद होने, स्वतंत्र होने चाहिए, सॉवरेन है। सोशलिस्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दिया गया है, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। क्या नहीं लिखा गया है? तो लिखा नहीं गया है इंडियंस, इंडियंस कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। प्रीएम्बल के फर्स्ट टॉप जब स्टार्ट हम करते हैं प्रीएम्बल, उसी में लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, बट वी आर नॉट मेंशनिंग एनीवेयर दैट इंडियंस। भारतीय कहीं पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन हम भारत के लोगों के लिए प्रीएम्बल प्रस्तावना है, लेकिन भारतीय कहीं पे नहीं है। लेकिन तो उस स्टेटमेंट को देख के कंफ्यूज नहीं होना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। हम भारत के लोगों के लिए प्रीएम्बल है, लेकिन इंडियंस कहीं पे मेंशन नहीं है, सो डोंट कंफ्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सच्चा है? ए, in the Birubari case, the Supreme Court had said that the preamble of Indian Constitution is not the part of the Constitution. बीरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी, केशवानंदा भारती केस, द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट द preamble of the Constitution is a part of the Constitution. केशवानंदा भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ऑप्शन सी, ये दोनों ही सही है। ऑप्शन डी, इसमें से कोई सही नहीं है। इस क्वेश्चन को जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? हमें सबसे पहले बीरूबारी केस के बारे में जानना पड़ेगा एंड केशवानंदा भारती केस के बारे में जानना पड़ेगा। बीरूबारी केस जो कि 1960 में हुआ था, बीरूबारी यूनियन केस 1960 में हुआ था। इस केस में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को कि प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो हमें कोई पावर प्रोवाइड नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि वो हमें कोई पार्लियामेंट हमें कोई पावर प्रोवाइड करती है या फिर पार्लियामेंट को कोई वो पावर प्रोवाइड करती है। ऐसा वो कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती। ना ही हम कोर्ट जा सकते हैं, प्रीएम्बल से इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो अगर ये कोई पावर ही प्रोवाइड नहीं करती है, ना ही ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, सो ये कॉन्स्टिट्यूशन में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए इसे संविधान में ना रखा जाए, ये संविधान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये कहा गया था हमारे बीरूबारी केस बीरूबारी यूनियन केस में 1960 में। अब आते हैं हम केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस एज बिकॉज केशवानंदा भारती केस जो है 1973 में हुआ था, ठीक है। और ये केस को टाइगर केस भी बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है इसको टाइगर केस क्योंकि ये टाइगर प्रोजेक्ट इसी टाइम पे आया था 1973 में, और इसी टाइम पे एक केस भी हुआ था। इस केस में कहा गया था कि ऑब्वियसली प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान को कोई पावर प्रोवाइड नहीं करती, हमारे पार्लियामेंट को कोई पावर प्रोवाइड नहीं करती है। राइट, करेक्ट। ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं है, लेकिन ये एक प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्टेक्स्ट के जैसा है कि हमारे संविधान में कोई अगर आप संविधान को देखोगे तो आप सिर्फ प्रीएम्बल पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें हमारे संविधान में लिखी गई है, ये चीज़ें हमारा ऐसा संविधान हमारा ऐसा है, हमारा ढांचा जो बना है वो ये है। तो यही कहती है केशवानंदा भारती केस कि ऑब्वियसली इट्स नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट और इन्फोर्सेबल बाय लॉ, लेकिन फिर भी ये एक आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या आइडेंटिटी कार्ड है कि ये हमें बताती है कि कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट बताती है।
और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर, इस केस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार बेसिक स्ट्रक्चर का आ गया है। तो जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात याद आए तो केशवानंदा भारती केस के बारे में आना चाहिए। इस केस में बोला गया कि जब ये केस हो गया कि हाँ चलो ये संविधान का पार्ट है, इस केस में कंफर्म कर दिया गया कि ये संविधान का पार्ट है, तो अब इस पे आया कि बेसिक स्ट्रक्चर जब अमेंडमेंट, अब कोई चीज़ संविधान का पार्ट होगी तो ऑब्वियसली उसमें अमेंडमेंट्स होंगे। तो इसमें बात आया गया कि अगर अमेंडमेंट्स होंगे तो कैसे अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, किए जाएंगे, क्या क्या नहीं किए जाएंगे। तो इसमें कहा गया कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड्स नहीं कर सकते हो। ये आपको केशवानंदा भारती केस में कहा गया। संविधान के स्ट्रक्चर्स को नहीं करते हो। जैसे ये मान लो बुक है, संविधान का बुक है, या फिर कोई घर है, ठीक है, आप अंदर में कुछ चीज़ें चेंजेस तो कर सकते हो, लेकिन इसका जो ढांचा बना हुआ है, जो कोड है, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का। तो इन्होंने कहा कि आप अंदर में कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो हमारे संविधान में, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंदा भारती केस 1973 का जो था उस केस से आया। और बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा, वो केस टू केस वेरी करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अगेन बैक टू द क्वेश्चन। तो क्या लिखा इसमें, वीरोबारी केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रीएम्बल हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। तो बिल्कुल सही इसने ये बोला है। केशवानंदा भारती केस में कहा गया कि प्रीएम्बल जो है ना संविधान का हिस्सा है, और इसमें कहा था संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ए भी सही है, बी भी सही है। उससे क्या होगा, सी, बोथ आर, ए एंड बी आर करेक्ट, सो सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। The term socialist was brought in the preamble in Indian Constitution by which amendment? समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लाया गया है? तो ये बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, और मैंने आपको अभी भी पढ़ाया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 कौन सा ड्यूरेशन था, 1976 जो है ये ड्यूरेशन था नेशनल इमरजेंसी का। 1975 टू 1976 ये जो है हमारा 1975 टू 1977 जो है हमारा नेशनल इमरजेंसी का ड्यूरेशन था। उस बीच में अमेंडमेंट्स किए गए और 3 चीज़ें जोड़ी गई। कौन चीज़ें, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 चीज़ें जोड़ी गई। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत फैक्चुअल बेस है और आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष के बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये 2 शब्द संविधान के प्रस्तावना में किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए। अगेन ये फैक्चुअल बेस है, और अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया। तो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, ये किया गया 42nd संशोधन द्वारा। और अगर इसमें इंटीग्रिटी भी आ जाए तो क्या होगा, सेम आंसर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, धर्मनिरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश द्वारा डाला गया था। द सेकुलरिज्म वॉज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय, किससे जोड़ा गया था, ऑब्वियसली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको जोड़ा गया था। अगेन ये बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा कि अच्छा 40 हमारे संविधान में, आपको बता दो हमारे प्रस्तावना में एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। कब हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, और 3 चीज़ जोड़ी गई थी। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है और इस क्वेश्चन ईजिली आपको सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया इज अ रिपब्लिक मीन्स, यानी भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है इट इज द पीपल हु आर द फाइनल ऑथोरिटी इन ऑल मैटर्स, यह लोग ही हैं जो अंतिम है सभी मामलों में अधिकार। ऑप्शन बी देयर इज नो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कोई संसदीय नहीं है सिस्टम है हमारे इंडिया में, यानी भारत का शासन व्यवस्था में।
ऑप्शन सी देयर इज नो हेरिडिटरी रूलर्स इन इंडिया, यानी कोई वंश नियुक्त शासक नहीं है भारत में। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। तो इसको हम टॉपिक को 1 by 1 करके क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आपको रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ, गणराज्य, मतलब हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है। लेकिन इसको बहुत इजी वे में समझने के लिए जब हम रिपब्लिक बोलते हैं ना, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि लाइक ब्रिटेन से हम कंपेयर करें, ब्रिटेन में रिपब्लिक में क्या है, हेरिडिटरी है, कि वंशवाद है, कि राजा राजा के मतलब पूरी फैमिली चली आ रही है, हेड ऑफ द स्टेट उसकी पूरी फैमिली होती है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, वी चूज़, हम प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट वे में चूज़ करते, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन वी चूज़ देम, है ना, वी चूज़ ही और शी, वी विल चूज़, हम चूज़ करते हैं उनको। लाइक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जो चुनिंदे नुमाइंदे होते हैं उनको चुनते हैं, और वो हमारे लिए प्रेसिडेंट चुनते हैं। वो इनडायरेक्ट वे में हम ही उनको चुन रहे हैं, प्रेसिडेंट को हम ही चुन रहे हैं। लेकिन कुछ लाइक इन ब्रिटेन हेरिडिटरी है, बहुत हेरिडिटरी कैसे है कि उनके वंशवाद चल रहे, कि राजा राजा के बेटे बेटे उसके बेटे ऐसे करके चलते रहते हैं। तो जब इंडिया इज़ अ रिपब्लिक मीन्स, यानी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए है देयर इज़ नो हेरिडिटरी रूलर्स इन इंडिया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और ऑप्शन ए में लिखा है फाइनल अथॉरिटी, ऑब्वियसली हमारे पास फाइनल अथॉरिटी है, बट इससे रिपब्लिकन का मीनिंग क्या है इंडिया के लिए, तो इंडिया के लिए मीनिंग है कि देयर इज नो हेरिडिटरी रूलर्स इन इंडिया। लाइक इन ब्रिटेन हेरिडिटरी सिस्टम है, बट इन इंडिया ऐसा हेरिडिटरी सिस्टम नहीं है। ऑब्वियसली देयर इज नो पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री नहीं होगा तो लोकसभा के इलेक्शन कैसे होंगे, पार्लियामेंट सेशन कैसे चलेगा, तो बी तो रॉन्ग हो गया। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये भी सही है, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट से नहीं, हमारा रिपब्लिकन का, इंडिया का रिपब्लिकन का मीनिंग क्या है, तो इंडिया का रिपब्लिकन का मतलब है देयर इज़ नो हेरिडिटरी रूलर्स इन इंडिया, हमारे यहाँ वंशवाद नियुक्ति नहीं है, ठीक है, शासक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में हम भारत के लोग शब्द का उपयोग कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, निर्देश सिद्धांत, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सिटीजनशिप यानी नागरिकता, एंड ऑप्शन डी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हम जब प्रस्तावना पढ़ते हैं उसमें आगे में ही लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो कहाँ पे लिखा गया है? प्रस्तावना में। तो ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको हम इस तरह से डिस्कस करके जब हमें माइंड में रहेगा ना तो क्लिक करेगा, अच्छा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में वी द पीपल ऑफ इंडिया के बारे में नहीं लिखा गया तो गलत होगा, फंडामेंटल में नहीं, सिटीजनशिप में भी नहीं है, तो कहाँ है? डी में है, ऑप्शन डी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी आपको अगर डाउट हो ना रिगार्डिंग एनीथिंग, कोई भी क्वेश्चन के लिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? विच ईयर रिलेटेड टू बीरोबारी केस। अगेन अगर आपको बीरोबारी केस के बारे में मैंने बता दिया था कि 1960 में हुआ था बीरोबारी यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया था कि प्रीएम्बल हमारे संविधान का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, अगर आपको डेट नहीं पता तो आप नहीं सॉल्व कर सकते हो इसलिए ये बहुत फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी। इसलिए लेक्चर को ध्यान से समझिए और जो मैं बोल रही हूँ ना छोटी छोटी चीज़ें उसको भी आप समझने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा? आपके माइंड में क्लियरिटी भी बनेगी और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही अभिव्यक्ति है? यानी डेफिनेशन एक्सप्रेस कौन कर रहा है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेकुलर इन इंडिया? ऑप्शन ए इंडिया हैज़ मैनी रिलीजियन, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए भारत में कई धर्म है, ऑप्शन बी इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम, भारत को धार्मिक स्वतंत्रता है, ऑप्शन सी फॉलोइंग द रिलीजियन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, धर्म का पालन करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी देयर इज नो रिलीजियन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, यानी भारत के राज्य को कई धर्म नहीं है। अब देखिए
इस क्वेश्चन में बोला कि करेक्ट एक्सप्रेस कौन सा कर रहा है सेकुलरिज्म को, यानी सेकुलर का जो सही डेफिनेशन क्या है। अगर आपको सेकुलर का सही डेफिनेशन पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें जितने ऑप्शन है ना ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं। क्यों? भारत का कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल सही। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है, ये भी सही है। धर्म का पालन करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी सही है। लेकिन आपको अगर ऑप्शन मतलब सेकुलरिज्म का जो सेकुलर का डेफिनेशन पता होगा ना तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सही है। लेकिन सेकुलर का डेफिनेशन क्या है? भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है। देयर इज नो रिलीजियन इन द स्टेट ऑफ इंडिया। देयर इज नो रिलीजियन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, यानी स्टेट का कोई खुद का धर्म नहीं है। वी ऑल आर इक्वल। हम स्टेट के आइज में सब लोग, आंखों में सब लोग इक्वल है। दे शुड प्रोवाइड अस इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल सपोर्ट एंड इक्वल रेस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑल रिलीजियन। सारे रिलीजियन को वो इक्वल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इक्वल रेस्पेक्ट प्रोवाइड करेंगे एंड इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ये हो गया आपका सेकुलरिज्म का ट्रू डेफिनेशन, कि कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा कि अच्छा इस धर्म को मैं सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, इस धर्म को मैं सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करूंगा। इट मीन्स इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल रेस्पेक्ट एंड इक्वल सपोर्ट दे हैव टू प्रोवाइड अस। सो डी इज द राइट आंसर दैट देयर इज नो रिलीजियन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? इन चारों चीज़ों में कौन सी चीज़ें प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में नहीं दी गई है? समाजवादी ऑब्वियसली दिया गया है, राइट? किसमें दिया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दिया गया है। सेकुलर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सॉवरेन हम आज़ाद है, ये भी बताया गया है। तो कौन सा नहीं दिया गया? पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण। अगर नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट मैंने आपको बताया, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव, ये सब कुछ फुलफिल हो जाएगा। कैसे? ये आपको मैं बैक लेकर जाती हूँ। अगर नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट विच इज सॉवरेन, सेकुलर, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक नेशन हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सब कुछ अगर फुलफिल हो जाएगा तो हमें क्या होगा कि किस लिए किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका पब्लिक वेलफेयर के लिए। ये किस लिए किया जा रहा है? पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, राइट? तो लोक कल्याण के लिए किया जा रहा है। लेकिन क्या लोक कल्याण यहाँ पे मेंशन है? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? शब्द भारत के संविधान प्रस्तावना में नहीं है। तो कौन सा नहीं है? पब्लिक वेलफेयर। मैंने इसको आपको डेप्थ में इसलिए समझाया कि कहीं पे कंफ्यूजन ना हो आपको। कुछ चीज़ें होती है ना कि आपको अच्छा ये है नहीं है, ये सब कुछ फुलफिल करेंगे तो लोक कल्याण ही होगा, लेकिन ये लोक कल्याण कहीं पे मेंशन नहीं है। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मेंशन है या नहीं, तो लोक कल्याण कहीं पे मेंशन नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान के प्रस्तावना को सन्निहित नहीं है? Which of the following liberty is not embodied in the preamble of the Constitution of India? ऑप्शन ए लिबर्टी ऑफ थॉट, विचार की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, विश्वास की स्वतंत्रता, एंड इकोनॉमिक लिबर्टी यानी आर्थिक स्वतंत्रता। ये भी फैक्चुअल बेस है। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल में कौन सी लिबर्टी, कौन सी स्वतंत्रता की बात नहीं की गई, तो इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई है। आर्थिक लिबर्टी यानी आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता की बात की गई है, बट इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के प्रस्तावना में संबंध में निम्नलिखित कौन सा सत्य है? Which of the following is true in the relation to the preamble of the Constitution of India? A. The word socialist secular were not the part of the preamble on the enforcement of Constitution in 1950। यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान के प्रवर्तन पर प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे।
तो एक एक करके सॉल्व पहले करते हैं। तो सोशलिस्ट और सेकुलर कब आया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ये आया है। तो बात तो ये सही कह रहा है, ये ए तो राइट है, क्योंकि 1950 में तो ये नहीं थे, क्योंकि ये ऐड हुए हैं बाद में, ठीक है, 1976 में ऐड हुए, तो ए तो सही है। द अबव मेंशन वर्ड यानी सेकुलर एंड सोशलिस्ट यानी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो है इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट 1976, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 1976 में हुआ है, तो बी तो गलत है। ऑप्शन बी द एवम मेंशन यानी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो शब्द है वो अमेंड किए गए इन 1985, ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि 1976 में किए गए हैं। ऑप्शन दिस टू वर्ड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल, ये दोनों शब्द जो है प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसको 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इंसर्ट किया गया है। इंसर्टेड अगर किया गया है और अमेंडमेंट करके किया गया तो ऑब्वियसली ये संविधान का पार्ट तो होगा, तो डी भी गलत है। तो सही कौन सा होगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उस हिसाब से देख रहे हैं आप क्वेश्चन, आपको सिर्फ जानना है 42nd अमेंडमेंट 1976 में कौन वर्ड्स ऐड किए गए, तो 3 वर्ड ऐड किए गए, और इससे आपको ये वर्ड ये चीज़ें जानने से आपको सारे क्वेश्चन इजीली बन रहे। आपको बस यही चीज़ें जानना था, और इससे क्या हो रहा है, इजीली आप इसको एलिमिनेट कर सक रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? Which of the Indian Constitution has described the soul of the Constitution? ऑप्शन ए है फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी है द प्रीएम्बल, एंड ऑप्शन डी है द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखिए, आप बोलेंगे ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है, क्यों? क्योंकि जब हम प्रीएम्बल की बात कर रहे हैं, ये मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया है, क्योंकि जब हम प्रीएम्बल की बात कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे क्या हो जाता है कि आप सोचोगे मैम प्रीएम्बल ही होगा। क्यों? क्योंकि मैम प्रीएम्बल ही पढ़ा रहे। नो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो कि आर्टिकल 32 में इसको आर्टिकल, जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे और आर्टिकल 32 पढ़ोगे, उसमें रिट्स के बारे में बोला जाएगा, हॉबी कॉर्पस रिट्स ये सब के बारे में बोला जाएगा, तब आपको पता चलेगा आर्टिकल 32 जो कि जब रिट्स के बारे में पता, तब आपको पता चलेगा कि इसको हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड अस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट प्रोवाइड अस रिट्स, दे प्रोवाइड अस, तो इसलिए इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, WBCS, SSC CGL, ऑल PCS एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आता है। एंड प्रीएम्बल एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी ये ऑप्शन हमेशा रहते हैं, तो लोग कन्फ्यूजन में प्रीएम्बल को बोल देते हैं। नो, प्रीएम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा गया है, प्रीएम्बल को नहीं कहा गया है, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को कहा गया है। फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 32 है जो हमें रिट्स प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए इसको कहा गया है कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आंसर डी होगा। Of question number, who among the following call the preamble Indian Constitution the horoscope of the one sovereign democratic republic? निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा गया है? अगेन इट्स अ फैक्चुअल बेस, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सब जो वन कोटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, कि किसने कहा क्या नहीं कहा, ये आपको नॉलेज गेन करके, नॉलेजली आपको लॉजिकली नहीं, इस क्वेश्चन में लॉजिक काम नहीं करेगा, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। वेरी क्वेश्चन जो है ना लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, भाई हाँ हमें ये करना है, लॉजिक नहीं लगाने का अच्छा जवाहरलाल नेहरू जी हो सकते हैं या KM मुंशी, नो, आपको याद होना चाहिए कि अच्छा ये होगा, दैट्स इट। तो इसमें कौन सा होगा? बहुत फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो ए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी KM मुंशी। तो आंसर होगा KM मुंशी, यानी डी इज द राइट आंसर। और KM मुंशी जी कौन थे? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उसके एक मेंबर थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो मेंबर थे, वो फ्रेमर्स के कमिटी के मेंबर थे वो।
चलिए डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हु वाज टर्म्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन सेक्रेड डॉक्यूमेंट, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? बी आर अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये क्वेश्चन इज अगेन अ फैक्चुअल बेस, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते। कैसे लगा सकते हैं? तो देखिए, अदरवाइज फैक्चुअली है, आपको याद रखना है कि कौन बोला है, बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि थोड़ा बहुत कभी कभी लॉजिक लगा सकते हो। कैसे? मोहम्मद अली जिन्ना, आपको लगता है मोहम्मद अली जिन्ना ने सेक्रेड डॉक्यूमेंट हमारे संविधान को कहा होगा? अगर नहीं तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा। दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में सोचने से हमें याद आता है कि इकोनॉमिक्स की चीज़ें याद आती हैं, तो वो भी नहीं है। महात्मा गांधी जी ऑब्वियसली नॉट, महात्मा गांधी जी का भी नहीं होगा। बी आर अम्बेडकर जी, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने संविधान को ये किया था, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान को कहते हैं, वह बी आर अम्बेडकर जी। तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये एक पवित्र दस्तावेज है, इसको याद रखना है। नो लॉजिक, डोंट यूज लॉजिक, ओके, ओनली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। In which of the following case Supreme Court held that the preamble forms the part of the Constitution? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? ऑप्शन ए है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर कोहली, ऑप्शन बी बनारसी दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आप बोलोगे मैम माना तो केशवानंद भारती केस के बारे में बोला, ऑब्वियसली इसका आंसर केशवानंद भारती केस यहाँ पर नहीं है, तब आप कंफ्यूजन में हो जाओगे। तो अगर इसको फैक्चुअली आप इसको याद रखना कि बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने भी बोला था कि दैट इट्स अ फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना, बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड केशवानंद भारती केस। एनालिसिस ऑफ इंडिया भी है, वो आप आगे क्वेश्चन में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना, बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने माना कि ये हमारे संविधान का पार्ट है, प्रीएम्बल जो है हमारे संविधान का पार्ट है। तो सी इज द राइट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following case the Supreme Court regard that preamble is a part of basic structure of India Constitution? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मूल रचना का एक भाग माना? बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, किस जगह पे पढ़ाया था? बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती के जो कि 1973 में इस केस में कहा गया था कि प्रीएम्बल हमारे संविधान का पार्ट है, और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई थी कि आप अंदर में कुछ भी चेंज करो ओके, बट संविधान के ढांचा को आप नहीं बदल सकते हो। तो किसने किया था? केशवानंद भारती केस ने। इसको याद रखना है आपको। तो डी तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, द प्रीएम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, नन ऑफ द एबव। इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए। तो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में कौन बात करता है? तो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करता है आपका कौन करता है? इसके लिए हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड में क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस। जस्टिस किस तरह के होते हैं? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? लिबर्टी जस्टिस की बात करती है हमारी प्रीएम्बल, तो ऑब्वियसली करती है क्योंकि इसने जस्टिस की बात की। तो जस्टिस तीन तरह के होते हैं। एक होता है सामाजिक जस्टिस यानी सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस राजनीतिक जस्टिस, एंड इकोनॉमिक जस्टिस आर्थिक जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। तो ये तो करती है। तो उस हिसाब से इसमें हम अगर एलिमिनेट करेंगे ओके
अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक जस्टिस तो प्रियम्बल तो करती है, तो प्रियम्बल जहाँ जहाँ नहीं होगा वो तो गलत हो जाएगा, तो प्रियम्बल यहाँ पे नहीं है तो सी तो गलत हो जाएगा, नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। तो कौन कौन सी करती है, तो प्रियम्बल करती है। ओके, तो प्रियम्बल इस दोनों में है। और यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट, तो कौन सा होगा इसका आंसर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इकोनॉमिक जस्टिस की बात करती है, तो ऑप्शन बी होगा। आपको याद, इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल होगा। प्रियम्बल का मैंने आपको बता दिया कि जल्दी हमारा अचीवमेंट आइडियल ऑब्जेक्टिव क्या है, अचीवमेंट कैसे होगा, तो इकोनॉमिक जस्टिस है। और ये रहा पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का, तो आपको बस अभी के लिए ये जानना है कि हाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो भी इकोनॉमिक जस्टिस की बात करती है। और बाकी डेप्थ जो है मैं जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पढ़ाऊंगी उस टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल के लिए माइंड में रखना है कि प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी करती है, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी राइट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेख आदेशों और उद्देश्यों को डैश में और आर्थिक विस्तृत किया गया है। द आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर एलेबोरेट। कहाँ पे किया गया, जो आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ऑब्जेक्टिव एंड आइडियाज क्या है ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बैकग्राउंड, हमारा ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियाज क्या है, हमारा प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव एंड आइडियाज क्या है, जस्टिस होना चाहिए, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन लिबर्टी होना चाहिए, समानता होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। क्वेश्चन में कहा है कि न्याय, आज़ादी, समानता और भाईचारा ये चीज़ें प्रीएम्बल को छोड़ के और कहाँ कहाँ पे दर्शाई गई हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। ओके, तो कहाँ कहाँ पे की गई है, प्रीएम्बल में तो की गई है, एक सेकेंड। ओके, तो प्रीएम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ऑप्शन ए है प्रीएम्बल एंड द फंडामेंटल राइट्स, नो सॉरी, ओके, ऑप्शन चैप्टर फंडामेंटल राइट्स में किया गया है, ओके, यानी मौलिक अधिकार पर किया गया है। ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों पे किया गया, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑप्शन डी है नोवेयर एल्स इन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहाँ कहाँ पे किया गया है, तो ऑब्वियसली राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों पे भी किया गया है, फंडामेंटल राइट्स में भी किया गया, मौलिक अधिकार में भी किया गया है और मौलिक कर्तव्यों में भी किया गया है। तो आंसर सी होगा। ये बहुत फैक्चुअल है और जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और हम मेरे साथ में जो आपको क्वेश्चन डिस्कस करती जाऊंगे टॉपिक वाइज, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इधर पे भी आइडियाज जो भी थे प्रीएम्बल के, क्योंकि प्रीएम्बल जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है कि ऐसा चीज़ें होना चाहिए, हमारे संविधान में ये ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, लाइन बाय लाइन लिखा गया है। और उसी को कौन फॉलो किया है, बाकी जो चैप्टर्स हैं ये उसका प्रीफेज है, कॉन्टेक्स्ट है। तो ऑब्वियसली कहाँ कहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें हैं, यानी प्रीएम्बल में जो जो चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ दी गई है, वो जैसे जैसे हम आगे आपको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप उससे पता आपको चल जाएगा कि अच्छे इस चीज़ों में है। फिलहाल के लिए आपको याद रखना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी, यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द माइंड मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत के संविधान के निर्माताओं का दिमाग निम्नलिखित में से किस में प्रचलित होता है, ए प्रीएम्बल, बी फंडामेंटल राइट्स, सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आंसर क्या होगा, प्रीएम्बल। क्यों, क्योंकि ये हमारे जो माइंड मेकर्स जो थे ना ये दर्शा रहे थे कि रिफ्लेक्ट करता है, प्रीएम्बल आप देख लोगे ना तो आपको रिफ्लेक्ट करेगा, अच्छा ये सब चीज़ें हमारे संविधान में दी गई है, अच्छा ये चीज़ें होनी चाहिए। तो माइंड ऑफ द मेकर्स टू रिफ्लेक्ट
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड, कहाँ पे आपको पता चलेगा अच्छा ये सब संविधान में दिया गया है, तो कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ए, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके 26 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 26 नहीं, ओके 27 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज बीन इंश्राइन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का प्रतिष्ठित किया गया है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि हमारा जस्टिस कितने तरह का है, 3 टाइप्स, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशलिस्ट सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, यानी राजनीतिक न्याय, सोशल समाजवादी न्याय और आर्थिक न्याय, इसके बारे में बात की गई है हमारे प्रीएम्बल में। तो कितने तरह के होंगे, 3 टाइप्स। ओके, सो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, समाज के समानता का एक नित्याहित डैश, मतलब कौन सी चीजें, प्रिविलेज यानी विशेष अधिकारों का अनुपस्थिति, बी प्रतिबंध यानी रिस्ट्रेंट, सी कंपटीशन यानी प्रतियोगिता, ऑप्शन डी आइडियोलॉजी यानी विचारधारा। इस चारों ऑप्शन में से कौन सी चीजें नहीं होंगी, कौन सा एक ऑप्शन नहीं होगा जिससे हम इक्वालिटी समानता होगा। तो चलिए इसको एलिमिनेट करते हैं। इसको आप लॉजिकली, अगर आप टॉपिक समझे हो और इसको लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये कोई बुक में नहीं लिखा होगा आपकी, ये बहुत लॉजिकली सोच समझ के आपको इसका जवाब मिलेगा, तो सही आंसर होगा। क्या होगा, आइडियोलॉजी, विचारधारा अगर नहीं होगा तो समानता होगा, नो नॉट रियली, क्योंकि विचारधारा सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सबका अपना अपना अलग अलग विचारधारा है। विचारधारा से समानता का कोई लेना देना नहीं है, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है, सबके अपने अपने सोच है, तो उससे तो नहीं होगा। तो ऑप्शन डी तो गलत है। ठीक है, कंपटीशन अगर नहीं होगा तो समानता कहाँ से होगा। अगर आप कोई जॉब करने गए हो सपोज, और वहाँ पे आप अपर कास्ट, आपको कंपटीशन है, तभी तो इक्वालिटी हो रहा है ना। कंपटीशन नहीं होगा तब इक्वालिटी का क्या लेना देना है, कंपटीशन है तभी तो इक्वालिटी है। अगर आप किसी एक प्रतिबंधी को आप रोक देते हो, प्रतियोगिता को रोक देते हो कि नहीं भाई आप मत जाओ, आप पार्टिसिपेट नहीं करो, तो उसमें इक्वालिटी नहीं होगा, इस उल्टा डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो नहीं होगा। प्रतिबंध अगर रोक ही लगा देंगे तो इक्वालिटी कहाँ होगा, सो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए प्रिविलेजेज, विशेष अधिकारों का अनुपस्थिति है। अगर हम किसी को प्रिविलेज देते, सपोज ए एंड बी 2 लोग हैं, एक बहुत पैसे वाला है, एक गरीब है थोड़ा, एंड अगर मैंने गरीब को रोक दिया और मैंने पैसे वाले को थोड़ा अप कर दिया कि हाँ आप सिलेक्ट हो गए, तो क्या होगा, समानता घटेगी नहीं, क्या बढ़ेगी, इक्वालिटी होगा या डिस्क्रिमिनेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो अगर प्रिविलेज ना हो, अगर मैं सबको ए और बी दोनों को इक्वली ट्रीट करूं, दोनों को इक्वली रखूं, प्रिविलेज किसी एक को ना दूं और सबको इक्वली रखूं, तो सोसाइटी में इक्वालिटी होगा। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन कि प्रिविलेज हटना चाहिए। अगर प्रिविलेज नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज होगा, तो समानता बढ़ेगी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए, सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटेड इन आवर सोसाइटी, हमारे संविधान में सामाजिक समानता की गारंटी नहीं दी गई है। ऑप्शन बी, सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश में सामाजिक समानता पहले से ही मौजूद थी। सोशल इक्वालिटी इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में सामाजिक समानता की गारंटी दी गई है। ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ऊपर के जो भी क्वेश्चन एंड ऑप्शन है उसमें कोई भी नहीं है। तो सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इफ इट्स नॉट गारंटेड तो सेकुलर सोशलिस्ट ये सब तो जोड़ा नहीं जाता ना। सोशल इक्वालिटी
सोशलिस्ट होना, इक्वलिटी ये सब के बारे में बातें नहीं की जाती। आर्टिकल 15 में भी इक्वालिटी के बारे में बात किया गया है, सोशलिस्ट वर्ड भी जोड़ा गया है। तो ये तो गलत है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी तो गई है सोशल इक्वल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री, बिल्कुल एग्जिस्टेंट तो है, लेकिन गारंट एग्जिस्टेंस है प्लस, ये सही तो है, लेकिन इक्वालिटी गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 15 में प्रियम्बल में सोशलिस्ट जोड़ा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हर जगह पे सोशल इक्वालिटी की बातें की जाती है, तो गारंटीड है, एग्जिस्टेंस तो है, बिल्कुल ऑलरेडी एग्जिस्टेंट इन आवर कंट्री, बट ऑल्सो इट इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Consider the following words: socialist, democratic, sovereign, secular. The correct sequence of the word given in the preamble. Preamble में जो सीक्वेंस है समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना दी गई अनुसार सबको सही से चुने। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आपको, अगेन क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको याद रखना है कि कैसे दिया गया है, सॉवरेन दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, सेकुलर, सोशल, सॉरी सॉवरेन अगर है तो कोई समाज भी तो होगा, तो 3, ओके मैं आपको बता रही हूँ, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक, यानी 3, 1, 2, 4 कहाँ पे दिया गया है, सोशलिस्ट। इसका क्या होगा ऑप्शन, सॉवरेन, 3 क्या है हमारा, सॉवरेन ऑप्शन, ओके। सेकुलर 2, 1 इज सोशलिस्ट, बिल्कुल सही है। 4th इज सेकुलर एंड ऑप्शन 2 इज डेमोक्रेटिक, यानी 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। आपको याद रखना है ये सीक्वेंस कि सोशलिस्ट होगा, सॉवरेन होगा कि हम आज़ाद हैं, अगर आज़ाद है तो हमारा कोई समाज भी होगा ना, हम कहाँ रहेंगे, समाज में रहेंगे मिलजुल करके। अगर हमारा समाज है तो हमारा धर्म भी होगा। सेकुलर, अगर सेकुलर है हम तो हम डेमोक्रेटिक वे में हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, डेमोक्रेटिक वे में रहेंगे, लोकतांत्रिक वे में। उसके बाद हम लोकतांत्रिक वे में रहेंगे तो हमारा हेड ऑफ द स्टेट भी होगा, तो रिपब्लिक। तो हमारा आंसर होगा सॉवरेन, ओके। आप हमारा ऑप्शन होगा सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है इसमें। हमारा ऑप्शन क्या है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक, यानी 1 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42nd वे संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। अगेन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या क्या जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, 3 चीजें जोड़ी गई थी। तो यहाँ पे क्या क्या दी गई है, सोशलिस्ट ऑब्वियसली जोड़ा गया, सेकुलर जोड़ा गया, लेकिन ग्राम स्वराज एंड सॉवरेन नहीं जोड़ा गया। तो कौन सा होगा, 1 and 3 इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना कि जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई तो 3 चीज ही जोड़ा गया है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 चीज जोड़े गए। तो 3 चीज आपको याद रहेगा तो आप एलिमिनेट करके आप आंसर ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Consider the following statement in the regards to the preamble of the Constitution and the give it correct answer using the code given below. संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड को उपयोग कर सही उत्तर दें। The objective resolution by जवाहरलाल नेहरू finally became preamble. जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना को अंत प्रस्तावना बनाया गया। It is non-justiciable, यह गैर न्याय संगत है। इट इज नॉन
इट कांट बी अमेंड, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 4, प्रीएम्बल कैन बी ओवरराइड द स्पेसिफिक, प्रस्तावना संबंध को विशेष प्रावधानों को खत्म नहीं कर सकती। इसको वन बाय वन हम पहले समझेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम प्रीएम्बल, राइट। 13 दिसंबर 1946 में जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ड्राफ्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, व्हिच इज ड्राफ्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, फाइनली बिकेम प्रीएम्बल। तो ये तो सही है, ये नॉन जस्टिसेबल है, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि बीरोबारी केस में यही कहा गया था जो 1960 में था कि ये नॉन जस्टिसेबल है, तो इसको संविधान में क्यों रखा जाए, ये पहला दलील उनका यही था। तो ये तो आपको पता है, राइट। इट कांट बी अमेंड, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर ये संविधान आज हम पढ़ रहे हैं कि प्रस्तावना हमारे संविधान का पार्ट है या नहीं, संविधान का पार्ट है, तो आपको पता चल गया कि है पार्ट। तो अगर पार्ट है और कोई संविधान का पार्ट है तो ऑब्वियसली वो अमेंड तो होगा ही, राइट। तो उस हिसाब से ये गलत है। प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली प्रीएम्बल जो है हमारा ओवरराइड नहीं करता है। प्रीएम्बल हमारे जो भी रूल्स एंड हो गए, इसको कोई भी चीज़ को वो हटा नहीं सकता है, ओवरराइड नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1, 2 एंड 4। तो 1, 2 एंड 4 कहाँ पे है? बी इज द राइट आंसर। 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर, 2 इज रॉन्ग। सो बी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The preamble of the Constitution adopted in 26 November 1949, which vote was not present. यानी 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द मौजूद नहीं था? अगेन सोशलिस्ट कब आया है, समाजवादी कब आया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। सेकुलर कब आया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। इंटीग्रिटी कब आया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। रिपब्लिक पहले से मौजूद था 26 नवंबर 1949 में, जब प्रीएम्बल बना, अडॉप्ट किया गया प्रीएम्बल, तब क्या था? रिपब्लिक पहले से था, यानी 3 चीज़ें नहीं थी, 1, 2 एंड 3। तो इसका आंसर क्या होगा? ये 3 चीज़ें कब जोड़ी गई? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3, यानी ए इज द राइट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर अश्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजन। संविधान का लक्ष्य अपने सभी नागरिक को सुरक्षित अवस्थित करना है। Justice, social and economic, liberty of thought and expression, equality of opportunity, dignity of individual, यानी न्याय, सामाजिक एवं आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलवाना है। गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कि हमारे सारे सिटीजन्स को, नागरिकों को न्याय दिलवाना है। कौन सा न्याय? सोशल एंड इकोनॉमिक, राइट। लिबर्टी ऑफ विचारों एंड अभिव्यक्तियों का स्वतंत्रता, यानी थॉट एंड लिबर्टी होना चाहिए, थॉट एंड एक्सप्रेशन का, ये भी गोल है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर होना चाहिए, समानता का, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, यानी अवसर की समानता होनी चाहिए, ये भी है। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति की गरिमा, एवरीवन इक्वल इंडिविजुअल्स की गरिमा सबकी इक्वल होनी चाहिए, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स होनी चाहिए, व्यक्ति की गरिमा। तो सारे एम्स है, गोल्स है कि ये सभी होनी चाहिए। तो डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान में दी गई प्रस्तावना डैश प्रीएम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फोर्सिबल इन कोर्ट, अदालतों में लागू करने योग्य नहीं है। ओके, ऑप्शन 2 क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हैव यूटिलिटी, महत्वपूर्ण और उपयोगी रखता है। ऑप्शन 3 डिस्क्राइब द एम ऑफ द गवर्नमेंट, शासन के उद्देश्यों का वर्णन करता है। ऑप्शन डी 4 हेल्प टू गिव अ जुडिशियल मीनिंग टू आवर कोड कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के न्याय को अर्थ देने में मदद करता है। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट, यानी प्रीएम्बल जो है ये इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट नहीं है, इसीलिए दलील दिया जा रहा था कि ये कब इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट नहीं है तो ये संविधान का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ए तो सही है।
इम्पॉर्टेंट है तभी आज हम पढ़ रहे हैं, है ना। और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कोई भी बुक का फर्स्ट पेज ही ना हो तो आपको समझ में क्या आएगा कि क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल, प्रीएम्बल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे संविधान में। तो ऑब्वियसली इसे इम्पॉर्टेंट रोल है, इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी प्रोवाइड करता है ये। डिस्क्राइब द एम ऑफ द गवर्नेंस, ऑब्वियसली वो हमें एक दिशा दिखाता है गवर्नेंस को कि कैसे गवर्न होना चाहिए, तो ये भी सही है। ऑब्वियसली इट हेल्प द जुडिशियल मीनिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जुडिशियल में प्रीएम्बल से ही पता चला कि ऑब्वियसली हम संविधान को संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन जो उसका ढांचा बना हुआ है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसको अमेंड नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली ये जुडिशियल को भी बहुत मदद करता है कि हमें उनको एक दिशा दिखाता है कि अच्छा ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें हैं। तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, ये सही है। ओके, सो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं तक का था। कोई भी अगर हमारे लेक्चर में आपको समझ में ना आया हो तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, कोई भी डाउट हो अगर तो। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे अरिहंत एडुटेक चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, अगर मेरी लेक्चर पसंद आई हो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। एंड बिलीव मी, अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुन लिया तो आपको हर एक प्रीएम्बल का क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा। तो अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।